1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे इंडिया में इस्टेब्लिश की गई थी। वो क्यों इस्टेब्लिश की गई थी? क्योंकि क्वीन एलिजाबेथ ने एक चार्टर दिया था कि आप जाकर ट्रेड कर सकते हो इंडिया में। ईस्ट इंडिया कंपनी को चार्टर दिया था, अनुमति भी बोल सकते हैं, अनुमति दी थी कि आप है ना ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में इस्टेब्लिश कर सकते हो। और वो 1600 में आए थे। मगर उन्होंने क्या किया उसके बाद, उन्होंने एक बैटल हुआ, बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर हुआ जो कि शाह आलम और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में था। शाह आलम और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में जब ये वॉर हुआ तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो जीत गई। तो जीतने की वजह से शाह आलम ने उनको दी दीवानी। दीवानी। तो दीवानी में क्या था कि आप क्या कर सकते हो, राइट ओवर रेवेन्यूज एंड सिविल जस्टिस। राइट ओवर रेवेन्यूज और सिविल जस्टिस की उनको कर सकते हैं आप। अगर रेवेन्यू कलेक्शन में आप और सिविल जस्टिस कर सकते हो, कहाँ पर? बंगाल, बिहार एंड ओडिशा। बंगाल, बिहार एंड ओडिशा, इस 3 जगह पर आपका रेवेन्यू कलेक्शन कर सकते हो आप। सिविल जस्टिस आपकी ही चलेगी वहाँ पर। क्यों? क्योंकि दीवानी शाह आलम ने दी थी। तो फिर आगे हुआ कि सिपोय मिटिनी हुई 1858 में। क्यों हुई सिपोय मिटिनी? हुई क्योंकि पिग और जो काऊ का जो फैट है और जो ग्रीस है उसका यूज़ होने लगा बंदूकों के गोलियों को वो करने में। तो फिर ये काऊ का फैट अगर यूज़ होता तो हिंदुओं को पसंद नहीं आता, और पिग का फैट यूज़ होता अगर कार्टिलेज में तो मुस्लिम को पसंद नहीं आता। तो वो दोनों जगह से ये किसी भी तरीके से किसी के रिलीजन को अफेक्ट करने जैसा है। तो रिलीजन अफेक्ट हो रहे थे इस कारण। तो आगे क्या हुआ, इसलिए ये हुई फर्स्ट सिपोय मिटिनी हुई। और मंगल पांडे जी थे, मंगल पांडे जी ने एक सोल्जर को मार डाला, ब्रिटिश सोल्जर को किल कर दिया उसको। तो उसकी वजह से मंगल पांडे को हो गई फांसी की सज़ा हो गई थी उनको। तो फिर आगे हम पढ़ेंगे कि यहाँ पर लिखा है द कंपनी रूल और द क्राउन रूल। आज हम कंपनी रूल के बारे में पढ़ेंगे, द क्राउन रूल उसके बाद पढ़ेंगे अगले वीडियो में। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए अगर आपको पसंद आए तो। कंपनी रूल स्टार्ट हुआ था 1773 टू 1858 तक कंपनी रूल चला। ब्रिटिशर्स की कंपनी रूल 1773 टू 1858 तक चली। आपको दिख रहा होगा। जब ये तो फिर इस कंपनी रूल को फिर बाद में कंपनी रूल यहाँ पर चली। तो अब यहाँ पर हम रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 इसके बारे में पढ़ेंगे आज। तो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 ये इसमें ये था कि ब्रिटिशर्स की जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो किसके द्वारा पूरी तरीके से कंट्रोल में लाना था ईस्ट इंडिया कंपनी को। ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या चाहती थी कि उनके जो रेगुलेटिंग अफेयर्स है और जो अफेयर्स को और पूरी तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल में करना चाहती थी। अफेयर्स और उसके जो अफेयर्स थे और उसके कंट्रोल थे जो भी है उसको कंट्रोल में करना चाहती थी और वहाँ पर अपना एडमिनिस्ट्रेशन करना चाहती थी। कौन? ब्रिटिश गवर्नमेंट। आई थिंक कि थोड़ा खिचड़ी नहीं हो रही होगी यहाँ पर। फर्स्ट ये पहला स्टेप था ब्रिटिश गवर्नमेंट का कि वो कंट्रोल कर सके किसके अफेयर्स? ईस्ट इंडिया कंपनी के अफेयर्स। और सेकंड ये बात है, ये लाइन टू लाइन में पढ़ा रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में। पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन जो है वो कंपनी को पूरी तरीके से करने के लिए था।
रिकॉग्नाइज करने के लिए था पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेशन, वहाँ के जो पॉलिटिकल थे और एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शंस थे उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए ये रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 बना था। और ये है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन। ये देखिए हमारा सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की क्या हुआ था, फाउंडेशन हुआ था, यहाँ पे फाउंड हुआ था। तो ये थोड़ा बेसिक था। तो अब इसके आगे हम पढ़ेंगे फीचर्स, हम इसके पढ़ेंगे रेगुलेटिंग एक्ट के जो फीचर्स है वो अब हम देखेंगे। रेगुलेटिंग एक्ट के जो फीचर्स थे वो कुछ इस तरीके से थे कि किसी भी तरीके से गवर्नर ऑफ बंगाल जो था, गवर्नर ऑफ बंगाल, वो बन गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर ऑफ बंगाल बन गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो इस वजह से क्या हुआ, तो गवर्नर बंगाल, मद्रास और बॉम्बे, ये तीन जगह जो थी ब्रिटिशर्स के हित में थी। तो किसको ज़्यादा सुपेरियर करने की कोशिश की, गवर्नर ऑफ बंगाल। गवर्नर ऑफ बंगाल को क्या बना दिया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ओके, तो फिर फर्स्ट गवर्नर जनरल जो बने वो बने लॉर्ड वैरन हेस्टिंग। आई थिंक कि आपको समझ में आ रहा होगा। लॉर्ड वैरन हेस्टिंग फर्स्ट गवर्नर जनरल बने। अब क्या हुआ, ये जो मतलब इसको ही क्यों इतना ऐसा, गवर्नर ऑफ बंगाल ही बना, मद्रास और जो बॉम्बे था वो नहीं बना। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल ही गवर्नर ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन गया। फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड वैरन हेस्टिंग, याद रखिए। और जो ये दो थे वो सबऑर्डिनेट हो गए इसके किसके, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के सबऑर्डिनेट हो गए। आगे देखिए, फिर नेक्स्ट 1774 में सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश हुआ। सुप्रीम कोर्ट फर्स्ट टाइम एस्टैब्लिश हुआ कौन से 1774 में सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश हुआ। वो चाहते थे कि अपना जो सेंट्रल पावर ला सके, तो इसलिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट भी एस्टैब्लिश किया। और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट इसलिए एस्टैब्लिश किया क्योंकि वो किसी भी तरीके का मतलब पूरी तरीके से कंट्रोल चाहते थे ईस्ट इंडिया कंपनी पे। अब इंडिया इतना बड़ा और इतना रेवेन्यू कलेक्शन में हमारी इतनी मदद कर सकता है, तो फिर हम क्या करेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल में रखेंगे। क्यों कंट्रोल में, ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल में रखना ज़रूरी था ब्रिटिश गवर्नमेंट को। वो इंग्लैंड से ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल में रख रहे थे। और उन्होंने क्या किया, कुछ ऐसे कानून बनाए, उन्होंने उनके कानून बनाए कुछ, वो भी ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। अभी वो ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए कानून बनाएंगे, आगे वो पूरी इंडिया के लिए कानून बनाएंगे, हम इस पर ध्यान देंगे आगे चल के। उन्होंने क्या कहा कि वो किसी जो वहाँ के जो सर्वेंट्स थे कंपनी के, वो किसी भी तरीके का ब्राइब नहीं ले सकते थे, किसी भी तरीके से करप्शन नहीं ले सकते थे, किसी भी तरीके का गिफ्ट नहीं ले सकते थे। क्यों, क्योंकि अगर सर्वेंट्स ही अगर ब्राइब लेने लगे, किसी भी तरीके का करप्शन लेने लगे, तो कंपनी कैसे इस्टेब्लिश होगी, कंपनी की तो नींव ही चली जाएगी। सर्वेंट्स पे डिपेंडेड है पूरी की पूरी कंपनी। और तो अगर कंपनी डगमगा गई तो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएंगे। तो कंपनी अगर कोई भी कंपनी का जो सर्वेंट है और किसी के पास से ब्राइब ले रहा है, तो वो उसके लिए काम करने लग जाएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी के तो काम नहीं करेगा वो तो। और प्राइवेट अगर खुद का खोल लेगा तो खुद पे ध्यान ज़्यादा देगा और ईस्ट इंडिया कंपनी पे कम देगा। तो इसी तरीके से हमारे सर्वेंट है वो बिके नहीं किसी भी तरीके से। तो इसीलिए इस सर्वेंट को ब्राइब लेने से, करप्शन लेने से, गिफ्ट लेने से मना कर दिया गया। सो नेक्स्ट बात आती है कि वहाँ पर कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट ओवर द कंपनी एंड रिक्वायरिंग द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। तो अभी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को थोड़ा स्ट्रेंथ दे दी, थोड़ी पावर दे दी यार, पावर दे दी किसको, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को थोड़ी सी पावर दे दी, थोड़ा स्ट्रेंथ कर दिया, उनको स्ट्रेंथेड कर दिया। क्योंकि वो रेवेन्यू, सिविल एंड मिलिट्री अफेयर्स, ये क्या करे, रेवेन्यू
रेवेन्यू, सिविल और मिलिट्री अफेयर्स को संभाले। अब हम नेक्स्ट आगे देखेंगे। ये हो गया, यहाँ पर अभी खत्म हो गया, एक्ट ऑफ 1773 पूरी तरीके से खत्म हो गया। अब नेक्स्ट एक्ट आएगा अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781। हमने 1773 में पढ़ा था कि फर्स्ट अपने आंखों को बंद कीजिए और मैं जो क्वेश्चन बोल रहा हूँ उसे रिमाइंड करने की कोशिश कीजिए। गवर्नर ऑफ बंगाल क्या बन गया? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन गया। ओके, फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड वैरन हेस्टिंग। फिर बाद में जो कितने सुप्रीम कोर्ट कब एस्टैब्लिश हुआ? 1774 में। ये जो मेन पॉइंट्स है आपको थोड़ी सी याद करने की ज़रूरत है। और क्या उनको लॉज जो बनाए गए, क्या कानून बनाए गए ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करने के लिए, सर्वेंट्स को कंट्रोल करने के लिए। कि वो किसी भी तरीके का ब्राइब नहीं ले सकते थे, किसी तरीके का गिफ्ट नहीं ले सकते थे, किसी भी तरीके का कुछ भी अगर प्राइवेट ट्रेड एस्टैब्लिश नहीं कर सकते थे। 3 चीज़ें याद रखिए, बस हो गया। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को थोड़ी स्ट्रेंथ दे दी गई, पावर दे दी गई। ठीक है, ओवर। ये है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। अगर आप हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को अगर अच्छे से समझना चाहते हैं, सिपाही मेटिनी को अच्छे से समझना चाहते हैं, तो मेरी एक वीडियो है पहली वाली, वो आपको मदद कर लेगी। अब मैं रेगुलेटिंग एक्ट से ज़्यादातर स्टार्ट कर रहा हूँ। अभी यहाँ पर अमेंडिंग एक्ट चालू होता है। अमेंडिंग एक्ट क्या था? अमेंडिंग एक्ट क्या था? मैं थोड़ा जल्दी लिख रहा हूँ ताकि ज़्यादा लेंदी ना हो और आपको भी टाइम की बचत हो। अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 क्या बना? एक्ट ऑफ सेटलमेंट बना। एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी बोल सकते हैं, सॉरी बना नहीं, बोल सकते। एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी इसे बोला जा सकता है, एक्ट ऑफ सेटलमेंट। अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 को एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी बोला जाता है। अब आगे हम पढ़ते हैं उसके एक्ट ऑफ सेटलमेंट में क्या हुआ। उसने क्या किया कि आप जो गवर्नर जनरल है वो क्या कर सकते हैं, अगर अपने सुप्रीम कोर्ट क्या था उसको दबाव डालने के लिए, अब गवर्नर जनरल को अगर वो अपने ऑफिशियल कैपेसिटी में वो जितना भी काम कर रहा है, गवर्नर जनरल ऑफिशियल कैपेसिटी में, मतलब वो उसके काम के लिए उसके वर्क में उसको जो काम दिया है गवर्नर जनरल का, उसमें जो काम कर रहा है, तो उसके ऊपर कोई भी जुरिडिक्शन नहीं होगा सुप्रीम कोर्ट का कोई भी जुरिडिक्शन नहीं होगा। गवर्नर जनरल अगर उसके हित में काम कर रहा होगा, अगर उसके वर्क में काम कर रहा होगा। अगर फर्स्ट बात ये इजीली बता रहा हूँ आपको, ज़्यादा लेंदी नहीं है। सेकेंड बात है कि अगर जो सर्वेंट्स है, कंपनी के जो सर्वेंट्स है, कंपनी के जो सर्वेंट्स है, अगर वो अपने हित में काम कर रहे होंगे, वो अगर अपना खुद का काम कर रहे हो, खुद का जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो काम कर रहे होंगे, तो उस पर भी सुप्रीम कोर्ट का कोई जुरिडिक्शन नहीं होगा। और नेक्स्ट थर्ड है कि रेवेन्यू कलेक्शन में भी सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकता। अगर ऑफिशियल कैपेसिटी में जो भी काम हो रहे होंगे, ये 3 चीज़ों के, गवर्नर जनरल अगर अपना खुद का काम कर रहा होगा उसके हित में, उसके ऑफिशियल कैपेसिटी में, तो सुप्रीम कोर्ट का कोई भी जुरिडिक्शन नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट जैसे कि अभी सुप्रीम कोर्ट है, अभी जुरिडिक्शन कर रहा है, तो अगर वो उसके काम कर रहा होगा, उसको जो काम दिया गया वो कर रहा होगा, तो सुप्रीम कोर्ट का जुरिडिक्शन नहीं होगा। सर्वेंट्स ऑफ कंपनी अगर उसका काम करेंगे तो उसका भी जुरिडिक्शन नहीं होगा सुप्रीम कोर्ट में। रेवेन्यू कलेक्शन में भी जुरिडिक्शन सुप्रीम कोर्ट में नहीं हुआ। ये 3 चीज़ें सुप्रीम कोर्ट से छीन ली गई, ऐसा भी बोल सकते हैं। अब नेक्स्ट क्या हुआ? कलेक्शन ऑफ मैं एक बार, इट एक्सक्लूडेड द रेवेन्यू मैटर एंड द मैटर अराइजिंग इन द कलेक्शन ऑफ द रेवेन्यू फ्रॉम द जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। उसने क्या कर दिया? एक्सक्लूड कर दिया, पूरी तरह से वो कर दिया, एक्सक्लूड कर दिया, खत्म कर दिया बोल सकते हैं क्या, रेवेन्यू मैटर्स को, और मैटर अराइजिंग द कलेक्शन ऑफ द रेवेन्यू फ्रॉम द जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। अभी थर्ड वाला भी ऐसे ही है, रेवेन्यू कलेक्शन में सुप्रीम कोर्ट का कोई भी जुरिडिक्शन नहीं होगा, पूरी तरीके से एक्सक्लूड कर दिया। अगर रेवेन्यू कलेक्शन में होगा तो पूरी तरीके से एक्सक्लूड होगा कि जुरिडिक्शन नहीं कर सकता सुप्रीम कोर्ट, कुछ नहीं कर सकता। हम रेवेन्यू कलेक्ट करें, ये सुप्रीम कोर्ट हमारा बाल भी बाका नहीं कर सकता अगर हम हमारा खुद का काम कर रहे होंगे। तो ये ब्रिटिशर्स का ये।
अब ये थे नेगेटिव कि सुप्रीम कोर्ट से ले लिए, नेगेटिव था, ये भी ले लिया, ये भी ले लिया और ये भी ले लिया, पर दिया क्या यार, दिया क्या ये दिया कि उसको कलकत्ता में वो पूरी तरीके से जुरिडिक्शन कर सकता था। पूरे इनहैबिटेंट्स ऑफ कलकत्ता में पूरे इनहैबिटेंट्स ऑफ द कलकत्ता क्या कर सकता था, जुरिडिक्शन कर सकता था। अभी सुप्रीम कोर्ट कहाँ पूरे इंडिया में जुरिडिक्शन कर सकता है। तो उस टाइम में जब 1774 में जब सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश हुआ तो वो किस दर कर सकता था, कलकत्ता में उसको राइट मिल चुका था, वो कलकत्ता में आराम से जुरिडिक्शन कर सकता था। और ये जो अब उन्होंने थोड़ा सा डिवाइडेशन का बनाया कि अब हम अलग कैसे करें इनको। उनको पता था कि अभी ये जो इंडिया है ये बहुत ही राज्यों में ऐसा बटा हुआ है, ये एक नहीं है, ये बटा हुआ है। इसीलिए क्या चाहते थे वो, हम अलग करना चाहते थे। भाईचारे को अलग करने के लिए उन्होंने हिंदू के लिए हिंदू लॉ बना दिया और मुस्लिम्स के लिए मोहम्मदन लॉ बना दिया। हिंदू के लिए हिंदू लॉ, मुस्लिम्स के लिए मोहम्मदन लॉ बना लिया, जिसकी वजह से पूरी तरीके से अलग थलग कर दिया, पूरी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कि ये तुम्हारा देखो, तुम ये नहीं हो, तुम इनके जैसे नहीं हो, उसको बोला तुम उसके जैसे नहीं हो। ऐसा बताने के लिए इन्होंने हिंदू को अलग कर दिया, मुसलमान को अलग कर दिया। ऐसा अलग किया जैसे कि दोनों इंसान ही अलग है। जाने दो, अब हम उसके बारे में ज़्यादातर बात नहीं करेंगे। It empowered the Governor General in Council to frame the regulating from the provincial courts and council. उसने क्या किया, गवर्नर जनरल इन काउंसिल। अब गवर्नर जनरल इन काउंसिल को क्या किया, एम्पावर किया, उसे एम्पावर किया कि वो क्या कर सके, वो फ्रेम रेगुलेट कर सके फॉर द प्रोविंशनल कोर्ट्स ऑफ द काउंसिल्स। वो क्या कर सके, प्रोविंशनल कोर्ट्स को एंड काउंसिल्स को रेगुलेट कर सके, फ्रेम रेगुलेट कर सके। ओके, अब नेक्स्ट आएगा, यहाँ पर खत्म हो गया हमारा अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781। तो बहुत ही मैं इजीली वे में पढ़ा रहा हूँ, तो बहुत इजी है यार, सब्सक्राइब कर दो यार, आपका तो लाइव बन गई समझो। अभी आएगा पिट्स इंडिया एक्ट। तो मैं आगे बढ़ता हूँ। पिट्स इंडिया एक्ट क्या आपको दिख रहा है? 2 मिनट कैमरा चेक करता हूँ। पिट्स इंडिया एक्ट, ओके, यहाँ पर थोड़ा ऊपर कर लो। पिट्स, मैं थोड़ा जल्दी लिख रहा हूँ तो इस वजह से मेरी जो हैंडराइटिंग है वो थोड़ी ख़राब भी आ सकती है, इसकी वजह से प्लीज़ सॉरी यार अगर आपको समझ में नहीं आया तो। 1784 पिट्स इंडिया एक्ट 1784। तो इसमें क्या थे फीचर्स ऑफ दिस पिट्स इंडिया एक्ट, क्या थे कि वो कमर्शियल, इट डिस्टिंग्विश द कमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शन ऑफ द कंपनी। क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया किसको, पॉलिटिकल एंड कमर्शियल। जो कमर्शियल पर्पस है और जो पॉलिटिकल, अब पॉलिटिक्स आपको पता है पॉलिटिकल किस तरीके के हैं, तो पॉलिटिकल जो थे वो अलग कर दिया गया, कमर्शियल अलग कर दिया। पहले जब वो इंडिया में आए थे तो वो कमर्शियल वर्क कर रहे थे, क्या कर रहे थे, अपना अपना कमर्शियल वर्क कर रहे थे। अब पॉलिटिकल वर्क भी संभालने लगे, तो उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे पॉलिटिकल वर्क को भी अपनाया, उन्होंने अलग अलग कर दिया। उन्होंने अभी वो पॉलिटिकल अभी देखा हमने, उन्होंने जुरिडिक्शन चालू कर दिया, तो तब पॉलिटिक्स भी चालू कर दिया, उन्होंने पॉलिटिकल फंक्शन भी हैंडल करना चालू कर दिए। तो उन्होंने एक बनाया, अब हमने देखा था कि उन्होंने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बनाया, अभी मैं यहाँ पर दिखा था मैंने अभी, उन्होंने बनाए थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। यहाँ पर लिखा हुआ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के क्या थे, रेवेन्यू, सिविल एंड मिलिट्री अफेयर्स। यहाँ पर लिखे थे हमने यार, रेवेन्यू, सिविल एंड, इतनी जल्दी मत भूलिए यार प्लीज़, रेवेन्यू, सिविल एंड मिलिट्री अफेयर्स को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कर चुके थे, ओके, हैंडल करते थे। मगर अभी क्या हुआ, पॉलिटिकल और कमर्शियल को अलग कर दिया गया, पॉलिटिकल और कमर्शियल को पूरी तरीके से अलग कर दिया गया, डिफरेंट कर दिया गया, एकदम तरीके से अलग कर दिया गया। और वहां पर अभी बना कोर्ट, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। अब बना कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और नेक्स्ट बोर्ड ऑफ कंट्रोल, 2 जगह पे अलग कर दिया गया। अब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का क्या काम था कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर क्या कर सकता था, कमर्शियल अफेयर्स कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या करता था, पॉलिटिकल अफेयर्स, बोर्ड ऑफ कंट्रोल पॉलिटिकल अफेयर। पहले जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स था वो पॉलिटिकल
यहाँ पे जो मिलिट्री है और वो सिविल, तीनों को संभाल, रेवेन्यू, सिविल एंड मिलिट्री, ये तीनों को संभालता था कौन? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। अभी पूरी तरीके से बेटा, पूरी तरीके से चेंज हो गया ये तो। बेटा नहीं यार भाई भाई पूरी तरीके से चेंज हो गया। देख यार, ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल डिफरेंट हो गया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के पास तो थोड़ी सी पावर छीन ली गई कि मतलब सिर्फ कमर्शियल पर्पस के लिए इसको यूज़ करेंगे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को। अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल को किस वजह से यूज़ करेंगे हम? पॉलिटिकल, इसके पास से थोड़ी सी छीन ले गई, इसके पास से थोड़ी सी जो थी पावर जो है वो छीन ले गई, ऐसा बोल सकते हैं। अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पास क्या पावर था कि वो सिविल, मिलिट्री, यहाँ पे मैं फोटोज भी प्रोवाइड कर रहा हूँ थोड़े थोड़े, तो आप देख सकते हैं उसको यहाँ पर या फिर यहाँ पर कहीं। तो सिविल एंड मिलिट्री अफेयर्स को ये आराम से बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो था वो हैंडल करता था। अब कमर्शियल पर्पस के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, अभी कमर्शियल पर्पस के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, कमर्शियल पर्पस के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के लिए सिविल एंड मिलिट्री अफेयर्स। सिविल और मिलिट्री अफेयर्स, सिविल और मिलिट्री अफेयर्स को और इसे कहा गया ब्रिटिश पोजेशन। ब्रिटिश, याद रखना यार, ब्रिटिश पोजेशन क्या है? Thus, this act was signified or two reasons. This company territories in India the first time called the British possession. ये दो टाइप में डिवाइड कर दिया गया, तो इसलिए इसको कहा गया ब्रिटिश पोजेशन। क्यों? क्योंकि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को क्या दी? कमर्शियल पर्पस के लिए यूज करने लगे, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को पॉलिटिकल पर्पस के लिए यूज करने लगे, और भाई ये सिविल मिलिट्री अफेयर्स को भी यही कंट्रोल करने लगे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। और इससे बोला गया ब्रिटिश पोजीशन, ब्रिटिश पोजीशन, ब्रिटिश पोजीशन। और सुप्रीम कोर्ट के बारे में आते हैं थोड़ा। सुप्रीम कोर्ट क्या करने? कंट्री अफेयर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। सुप्रीम कोर्ट को क्या मिला? सुप्रीम कोर्ट को मिला वो क्या? कंपनी अफेयर्स को एडमिनिस्ट्रेट कर सकती है, एडमिनिस्ट्रेट कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकती है? कंपनी अफेयर्स को एडमिनिस्ट्रेट कर सकती है, वो भी इंडिया में। भाई इजीली हो जाएगा सब कुछ, टेंशन नहीं लेंगे अपन बिल्कुल भी, बहुत इजीली हो जाएगा। 1786 पे आते हैं, अभी 1786 पे आते हैं। एक्ट ऑफ 1786 अभी हो गया हमारा, क्या खत्म हो गया? पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 खत्म हो गया। पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784, पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 खत्म हो गया। हमारा अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 हो गया। अब मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि मैं एक और बार रिवाइज करूँगा, लास्ट में एक बार और रिवाइज करूँगा, बस आप मेमोराइज करिए कि आप सोचिए कि इसको कैसे हो सकता है। एक्ट ऑफ 1786, सॉरी अगर मेरे से कोई गलती हो रही होगी और हैंड राइटिंग समझ में नहीं आ रही तो प्लीज़ सॉरी भाई। अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, जैसे कि गवर्नर ऑफ बंगाल क्या बन गया? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पास क्या आएगी? लॉर्ड कॉर्नवेलिस। 1786 में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन बना? लॉर्ड कॉर्नवेलिस। अब ये लॉर्ड कॉर्नवेलिस भैया के थोड़े लफड़े नहीं यार, थोड़े वो देखिए मनमानियाँ इनकी, कि ये चाहते थे कि इनको बनना क्या है कि इनको स्पेशल केस में उनको क्या कर सके वो, अगर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल और उनकी जो काउंसिल थी, उनकी जो स्पेशल काउंसिल्स थी, काउंसिल और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, जीजीबी बोल देंगे इसको इजीली, आपको दिख रहा होगा ना, जीजीबी और काउंसिल, ये दोनों मिलके अपने जो है वो क्या करते थे केस में, अगर डिसीजन लेते थे, ये दोनों मिलके डिसीजन लेते थे। जैसे कि अभी सुप्रीम कोर्ट में कैसे डिसीजन लेते हैं? लोकसभा और राज्यसभा मिलके डिसीजन लेते हैं, प्रेसिडेंट का भी काम होता है। मगर इसमें क्या होने लगा, इनको क्या चाहिए था कि मैं स्पेशल केसेस में, गवर्नर लॉर्ड कॉर्नवेलिस चाहते थे कि वो स्पेशल केस में पूरी तरीके से ओवर रीड कर दे पावर को, क्या कर
वो क्या कर सकते हैं, पावर को ओवर रीड कर सकते हैं। अगर वो चाहते हैं तो पूरी तरीके से एबोलिश कर सकते हैं वो पावर को। जैसे कि हमारे कुछ प्रेसिडेंट के पास है कि वो पावर है कि वो पूरी तरीके से क्या ख़त्म कर सकते हैं स्पेशल केसेस में, तो इनके पास भी है स्पेशल केसेस में, सॉरी स्पेशल केसेस में नहीं, उनकी मनमर्जी पे, स्पेशल केसेस में वो क्या कर सकते थे कि ये डिसीजन को ख़त्म कर सकते थे। इसके ये डिसीजन लेगा और इसकी डिसीजन अगर यहाँ पर ये क्या कर सकते थे, अगर इनको पसंद नहीं आया ये ख़त्म कर देंगे, फर्स्ट। और सेकंड ये इनकी मनमानी ये थी कि इनको क्या बनना था, काउंसिल नहीं, कमांडर इन चीफ बनना था। इनको कमांडर इन चीफ बनना था। अब कमांडर इन चीफ तो ऐसे ही बना तो थोड़ी है कि भाई ऐसा बोल दिया बस गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कि कमांडर इन चीफ बनना है, कमांडर इन चीफ बनना है, तो बन जाएंगे क्या। मगर ये बन गए 1786 के एक्ट के तहत। इनको क्या कर दिया गया, वॉज इनएक्टेड एज मेक द बोर्ड द पोजीशन। इनको क्या कर दिया गया, इनकी जो मनमानी है वो पूरी तरीके से एक्सेप्ट कर ली गई और इनको दो चीज़ें दी गई, कमांडर इन चीफ बन सकते थे अब ये, और ये भी बन सकते थे कि जीजीबी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन सकते थे। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की तरफ से वो क्या कर सकते थे, काउंसिल के डिसीजन को पूरी तरीके से ख़त्म कर सकते थे। हम आगे देखेंगे अभी थोड़ा, ओके। नेक्स्ट है कि चार्टर एक्ट ऑफ 1793। भाई प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे यार, देख रहा है तो कोई भी। चार्टर एक्ट ऑफ 1793, चार्टर एक्ट ऑफ 1793। अब चार्टर एक्ट ऑफ 1793 क्या कहा उसने, कि उसने कहा कि उसने एक्सक्लूड कर दिया, नहीं हमें नहीं चाहिए यार ये ओवर राइडिंग पावर। अभी कमांडर इन चीफ ये बन गया, कौन बन गया, लॉर्ड कॉर्नवालिस कमांडर इन चीफ बन गया। तो फिर अभी ये कमांडर इन चीफ और इसके पास तो इसके जो डिसीजन थे उसको अबॉलिश करना या तो फिर ख़त्म करने की पावर थी। बट अभी क्या हो गया, चार्टर एक्ट ऑफ 1793 में कैसे कहा गया कि इसके जो एक्सटेंड कर दिया गया, पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया कि ओवर राइडिंग पावर गिवन बाय द लॉर्ड कॉर्नवालिस। अब ये जो आगे जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनेगा वो क्या होगा, उसके पास ऐसे वो कमांडर इन चीफ नहीं होगा, कमांडर इन चीफ नहीं होगा। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल आगे चल के कमांडर इन चीफ नहीं होगा 1793 में। और तो और वो ना ही उसके कोई भी डिसीजन है वो जो काउंसिल के द्वारा बने गए जो डिसीजन है वो ख़त्म कर सकता है। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे It gave the Governor General more powers and control over the government of the subordinate presidencies of the Bombay and Madras. अब क्या हुआ, गवर्नर जनरल, इसको जो गवर्नर जनरल बंगाल का है ना, थोड़े से पावर्स भी दी गए। अब इसके पास से ये पावर तो ले ली गई कि वो कमांडर इन चीफ तो नहीं होगा, कमांडर इन चीफ तो अलग से बनेगा। तो फिर अभी गवर्नर जनरल के पास अभी थोड़ी सी पावर आ गई कि वो क्या कर सकता था कि वो सबॉर्डिनेट होंगे क्या बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी से, कि अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट है तो हाई कोर्ट है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो इसको क्या कर दिया गया, सबॉर्डिनेट कर दिया गया किसको, मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसीज को थोड़ा लोअर कर दिया गया, गवर्नर जनरल को थोड़ा सा बढ़ा दिया गया और थोड़ा सा उसको लो कर दिया गया। इट एक्सटेंडेड द ट्रेड मोनोपोली इन कंपनी ऑफ द कंपनी इन इंडिया फॉर अनदर पीरियड ऑफ 20 ईयर्स। तो ट्रेड मोनोपोली थी किसकी, ईस्ट इंडिया कंपनी की। किसकी मोनोपोली थी, ऑब्वियसली ईस्ट इंडिया कंपनी की ज़्यादातर मोनोपोली इंडिया में चल रही थी। तो अब ईस्ट इंडिया कंपनी को अगर दूसरे कंपनीज भी चाहते थे तो ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या कर दिया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या कर दिया गया, थोड़े से ट्रेड मोनोपोली करने की अनुमति दी गई 20 साल तक। 20 साल तक ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या गई, अनुमति दी गई कि वो और थोड़ा सा ट्रेड कर सके। पर क्यों दी, क्योंकि बाकी जो कंपनीज थे
बाकी बाकी जो कंपनी थे वो चाहते थे कि वो भी इंडिया में ट्रेड करे। भाई इतना अच्छा रेवेन्यू मिल रहा है, इतना अच्छा ट्रेड हो रहा है, हमें भी ट्रेड करना है यार इंडिया में, यार ऐसा कैसे चलेगा। तो ईस्ट इंडिया कंपनी बोले कि यार हमने तो इतनी मेहनत से इंडिया को हासिल किया, इतनी मुश्किल से अचीव किया है, तो फिर हम कैसे आपको दे दें यार, प्लीज़ ऐसा। फिर 20 ईयर्स तक जाने दो आप, 20 ईयर्स तक आपकी मोनोपोली चलेगी, बाद में जो 20 ईयर्स के बाद होगा वो डिसीजन आपको मानना पड़ेगा, ट्रेड मोनोपोली। ओके, तो कंपनी जो थी, बाकी जो कंपनी थी वो चाहती थी कि हम भी ट्रेड कर सके, तो 20 ईयर्स तक अभी उनको कोई भी अनुमति नहीं थी कि वो 20 ईयर्स तक कुछ भी बोले। अब मैंने आपको बताया था कमांडर इन चीफ क्या नहीं होगा, गवर्नर जनरल कमांडर इन चीफ नहीं होगा जब तक कि वो अपॉइंट नहीं होता, जब तक कि वो अपॉइंट नहीं होता तब तक वो कमांडर इन चीफ नहीं होगा। अब ये जो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे उनकी मांग को तो पूरा कर दिया गया, पर आगे चल के जो भी गवर्नर जनरल होगा वो किसी भी तरीके का कमांडर इन चीफ नहीं होगा। अब हमने पढ़ा था कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल एक थे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को क्या कह दिया गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को कहा गया कि वो क्या कहाँ से पेड करेंगे उनको, अभी इनको पैसा देंगे तो इंडियन रेवेन्यूज के थ्रू, इंडियन रेवेन्यूज के थ्रू इनका पेमेंट होगा, इनका बोर्ड ऑफ कंट्रोल के लोगों का इनका पेमेंट किधर से होगा, इंडियन रेवेन्यूज की तरफ से होगा। हाँ, नेक्स्ट पेज। हाँ, चार्टर एक्ट ऑफ 1813, चार्टर एक्ट ऑफ 1813 वो क्या करने गया, ट्रेड मोनोपोली। अब पहले क्या हुआ था 1793 में, पहले जो 1793 में जो चार्टर एक्ट ऑफ 1793 आया, जो पहले जो चार्टर एक्ट ऑफ 1793 आया, इसने तो 20 साल के लिए बढ़ा दिया ईस्ट इंडिया कंपनी की जो काम मोनोपोली थी। तो अभी क्या किया गया, अब कम कर देंगे यार, अब इसको कम कर देंगे, अब बहुत हो गया। अभी 20 साल हो गया ख़त्म, 1793 से 20 साल के बाद 1813 आया। 1813 में क्या कर दिया गया, अब सिर्फ और सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं करेगी ट्रेड, अब कौन करेगा ट्रेड, साथ ही साथ दूसरे कंपनी भी इंडिया में ट्रेड कर सकेंगे। अब ईस्ट इंडिया कंपनी ही ट्रेड नहीं करेगी, मोनोपोली नहीं करेगी, सिर्फ वही अपना काम नहीं करेगी ईस्ट इंडिया कंपनी, दूसरे कंपनी को भी मौका मिलना चाहिए यार, दूसरे बाहर के फॉरेन कंपनीज को भी मौका मिलना चाहिए। तो ये सोच के तो ऐसा कर दिया गया। तो पर ईस्ट इंडिया कंपनी बोला कि हमें चीनी या तो और मतलब जो शुगर नहीं, टी है, टी और चाइना, इन दोनों से हमें ट्रेड करना है, ये दोनों चीज़ हमारे हैं। तो हम पत्ती और ट्रेड करेंगे चाइना के साथ, हम टी और चाइना के साथ ट्रेड करेंगे, और आप दूसरा चाहते तो हमारा, ये सिर्फ हमारा, ये हमारा ही है बस। It asserted that the sovereignty of the British Crown over the company territories in India. अब क्या हो गया, सोवेरिन हो गया किसका, सोवेरेनिटी ऑफ द ब्रिटिश क्राउन कंपनी के टेरिटरीज में। इट अलाउड द क्रिश्चियन जो मशीनरीज जो थे, मिशनरीज जो भी बोल सकते हैं हम यार, सॉरी यार कुछ गलती तो हुई नहीं यार, ठीक है, हाँ यार ठीक है। अभी क्रिश्चियन मशीनरीज को है ना इंडिया में आने के लिए कहा गया, अलाउड कर दिया गया कि ये इंडिया में आए और लोगों को क्या करे, सिखाएं, उनके धर्म का उच्चारण करना सिखाएं, उनको बुद्धिमान बनाए, इनलाइट करे, निर्वाण मतलब जो जितनी भी एजुकेशन है वेस्टर्न एजुकेशन प्रोवाइड करे। और उन्होंने क्या सोचा था कि वो वेस्टर्न एजुकेशन जो है पूरे इंडिया में फैलाएं, पूरे इंडिया में वो वेस्टर्न एजुकेशन को लाना चाहते थे। क्यों लाना चाहते थे, बस उनके पीछे उसका भी एक कारण है, ताकि अब वो चाहते थे कि अभी जो क्रिश्चियन मिशनरीज है वो कहाँ जाएं, ट्राइबल लोगों के पास जाएं, ट्राइबल लोगों के पास जाकर क्या बोले कि हमें आपकी जो हम आपको सिखाने के लिए आए हैं
तो ट्राइबल्स के लोग उनकी जो लैंग्वेज है वो समझ नहीं पाते थे। तो ट्राइबल्स के जो जितने भी ट्राइब के लोग थे वो क्या करते थे, ये क्रिश्चियन मिशनरीज को मार डालते थे या तो किल कर देते थे। तो अच्छा मौका मिल जाता था ब्रिटिशर्स को कि वहाँ पे आए और उनकी जितनी भी लैंड है उनको अरेस्ट करके उनको क्या करे, काम करने लगाए, उनसे काम करवाए। जो ट्राइबल्स के लोग थे उनसे काम करवाने की सोच रहे थे ये लोग कि हम हमारे जो एजुकेशन देने के लिए, क्रिश्चियन एजुकेशन के लिए हम भेजेंगे, हमारे वेस्टर्न एजुकेशन के लिए हम भेजेंगे, वो हमारे वेस्टर्न एजुकेशन मिशनरीज को मार देंगे और हम क्या करेंगे, आराम से उनको अरेस्ट करके हमारा काम करवाएंगे। ऐसा उनका पूरी तरीके से मानना था। वो हम उतना डीपली नहीं गए, मगर ऐसा ही समझा जाता है। अब क्या कहा गया, लोकल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट क्या कर सकती है, इंडिया में टैक्स इम्पोज कर सकती है। मतलब क्या कर सकती है, अब तो बेचारे इंडियंस के पास तो कुछ बचा ही नहीं था, ये टैक्स लेके चल जा रहे थे। और जितने जो लोकल थे, लोकल गवर्नमेंट थी हमारे, लोकल गवर्नमेंट, तो उनको क्या अनुमति दी गई, आप टैक्स वसूल कर सकते हो इंडियंस के पास से। कुछ दे ही नहीं सकता बेचारा इंडियन यार, इतना बेचारा मासूम इंसान, वो क्या देगा यार। फिर भी वो क्या चाहते थे कि हम, तो आप क्या सकते, लोकल गवर्नमेंट क्या कर सकती है, इम्पोज करो, टैक्स करो, कुछ भी करो। अगर वो टैक्स पे ना करे तो उनको मारो, आप पनिश करो उनको अगर वो नहीं देंगे आपको टैक्स। इतना बुरी हालत कर दी थी इन्होंने। फिर भी हम उनके बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। चार्टर एक्ट ऑफ 1833, नेक्स्ट चार्टर एक्ट ऑफ 1833 जब आया तो सेंट्रलाइजेशन इन ब्रिटिश इंडिया। अब क्या हो गया यार, अब ये तो सिर्फ कलकत्ता तक थे, ये पूरे इंडिया पे, पूरे इंडिया पे, हमारा जो पूरा इंडिया है इस पर जो करना चाहते थे, अपना जो एडमिनिस्ट्रेशन जो है, अपना पॉलिटिक्स है, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है वो उस पर इस्टेब्लिश करना चाहते थे। अब जो बना गवर्नर जनरल, जो पहले बना था वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन गया, गवर्नर जनरल बना, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन गया। अभी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में गवर्नर जनरल ऑफ, ये इन्होंने धीरे धीरे करके इंडिया को अच्छे से जब्त कर लिया। जैसे कि धीरे 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 करके पहले थोड़ा किया, थोड़ा किया, थोड़ा किया और फिर खत्म। लॉर्ड विलियम बेंटिक, ये ब्रिटिशर्स को लॉर्ड बोलने की क्या जरूरत है यार। फिर भी आप पेपर में लॉर्ड ही लिखना, अगर आप लिख रहे होंगे तो लॉर्ड ही लिखना, भले ही आप मन में कितनी भी गालियां दे दो उनको, लॉर्ड ही लिखना। मन से मत मानना कि वो लॉर्ड है, वो लॉर्ड नहीं थे। गवर्नर ऑफ बंगाल, रुको रुको, लॉर्ड विलियम बेंटिक क्या बने, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने। यहां तक तो थे हम। और इट डिप्राइव्ड द गवर्नर ऑफ बॉम्बे, गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास एंड देयर लेजिस्लेटिव पावर। तो क्या हुआ, डिप्राइव कर दिया गया, तो मतलब थोड़ा सा क्या कर दिया गया, गवर्नर ऑफ मद्रास, मद्रास और बॉम्बे को क्या कर दिया, लेजिस्लेटिव पावर से थोड़ा सा डिप्राइव कर दिया गया। और जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है भाई, उसको थोड़ा बढ़ा दिया गया। क्या कर दिया गया, थोड़ा सा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को थोड़ा सा लेजिस्लेटिव पावर में थोड़ी एक्सक्लूसिव राइट दे दी गई, बहुत ज़्यादा एक्सक्लूसिव राइट दे दिए गए कि मतलब राइट तो देने ही पड़े थे। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन गया अभी वो, तो बाकी अपने पोस्ट पे ही थे, इनका ही नाम चल, गवर्नर जनरल बना, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन गया फिर वो आगे चल के एक्सक्लूसिव रेगुलेट। अब आगे के जो, अब द लॉ मेड अंडर द previous act were called as regulations, while law made under this act were called as acts. जो प्रीवियस थे एक्ट्स उन्हें रेगुलेशन बोला जाता था, कॉल्ड रेगुलेशन। अब दिस एक्ट के अंदर जो भी जो एक्ट बनेंगे उसे कहा जाएगा अभी एक्ट, उसे कहा जाएगा एक्ट। It ended the activities of the East India Company and as a commercial body.
अब ईस्ट इंडिया कंपनी क्या बन गई, अभी कमर्शियल बॉडी थी, पहले कमर्शियल पर्पस के लिए यूज होती थी, कमर्शियल पर्पस काम करती थी, कमर्शियल लेवल पे काम करती थी, मगर अभी वो क्या बन गई, प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन गई। अब आईएएस बोलोगे, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, तो एडमिनिस्ट्रेट करने वाली बन गई अभी ईस्ट इंडिया कंपनी, क्या बन गई अभी एडमिनिस्ट्रेट करने वाली कंपनी बन गई अभी पूरी तरीके से। अभी धीरे धीरे किस तरीके से हमें ख़त्म करेंगे वो देखेंगे आप अभी। It provided that the company territories in India were held by in trust for the Majesty, his heirs and successors। और पूरी तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी क्या बन गया, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन गई, इंटरेस्ट, और ये क्या बन गया, कंपनी टेरिटरीज इन इंडिया वर हेल्ड बाय इट्स, जो कंपनी टेरिटरीज किससे हेल्ड होती थी, किसके द्वारा होती थी, इंटरेस्ट ऑफ द मैजेस्टी, इंटरेस्ट ऑफ हिज मैजेस्टी, हर हायर्स एंड सक्सेसर्स। द चार्टर एक्ट ऑफ 1833, एक्ट ऑफ 1833, अरे यार एक्ट्स जो है वो पूरी तरीके से लर्न नहीं होते हमें, मगर अभी मैं जो बता रहा हूँ उसे ही आप नोट डाउन करते रहेंगे तो ठीक रहेगा, ठीक है। चार्टर एक्ट ऑफ 1833, नेक्स्ट। अब 1833 में क्या कहा गया, इंट्रोड्यूस किया गया ओपन कंपटीशन फॉर द सिलेक्शन ऑफ सिविल सर्वेंट। अभी क्या होता है, ओपन कंपटीशन होता है, आप चाहे मैं चाहे या कोई भी चाहे, ओपन कंपटीशन होता है, ऐसा नहीं कि इसको ही देंगे उसको ही देंगे, ओपन कंपटीशन की मांग रखी गई 1833 में। और क्या गया, इंडियन शुड नॉट बी डेबरेट फॉर होल्डिंग एनी प्लेस ऑफिस एंड एम्प्लॉयमेंट अंडर द कंपनी। अब इंडियंस जो थे क्या कर सकते थे, किसी भी तरीके से उनको रोका नहीं जाएगा कि वो किसी भी तरीका होल्ड कर सके, किसी भी तरीके की एम्प्लॉयमेंट और कंपनी वो किसी भी होल्ड कर सके, इसके लिए रोका नहीं जाएगा। पर क्या किया, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो हमारे बनाए गए थे, जो ब्रिटिशर्स ने जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को बनाया था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, सीओडी बोलते हैं, और बीओडी बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बीओडी बीओसी बॉक 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 बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स से इन्होंने कहा गया कि इंडियंस को नहीं मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, इंडियंस को नहीं मिलेगा कि वो एम्प्लॉयमेंट कर सके कंपनी ऑफिस, क्योंकि नहीं कर सकते हैं वो किसी भी तरीके का कंपनी और एम्प्लॉयमेंट नहीं कर सकते, होल्डिंग एनी प्लेस, वो किसी भी तरीके का प्लेस होल्ड नहीं कर सकते, साफ साफ बता दे रहे हैं आपको, इंडियंस नहीं कर सकते। फिर बाद में नहीं करने के वजह से तो नहीं आया, सॉरी थोड़ा वो प्रॉब्लम आ रहा था, ठीक है। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने ये पूरी तरीके से अपोज किया कि इंडियंस किसी भी तरीके का प्लेस होल्ड नहीं कर सकते। चार्टर एक्ट ऑफ 1853 क्या बोल रहा था कि पास बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट बिटवीन 1793, इट वाज अ सिग्निफिकेंट कॉन्स्टिट्यूशनल लैंडमार्क, कि अभी है ना 1793 से एंड 1853 तक जो भी सिग्निफिकेंट कॉन्स्टिट्यूशन लैंडमार्क होंगे, वो लैंडमार्क होंगे। अब देखो चार्टर एक्ट ऑफ 1853 एक्चुअली में क्या बोल रहा था, इसके बारे में हम देखेंगे। फीचर्स ऑफ द एक्ट वेयर एज फॉलो। उसने क्या किया, लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शंस को अलग कर दिया। लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शंस को क्या किया, पूरी तरीके से अलग अलग कर दिया। अभी एक ही नहीं संभालेगा, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव एक नहीं होंगे, अभी लेजिस्लेटिव अलग होंगे और जो एग्जीक्यूटिव होंगे वो अलग होंगे। ऑफ द गवर्नर जनरल इन काउंसिल, गवर्नर जनरल इन काउंसिल के कितने होंगे, लेजिस्लेटिव अलग होंगे, गवर्नर जनरल इन काउंसिल के लेजिस्लेटिव अलग होंगे और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स अलग होंगे। और उन्होंने सिक्स न्यू मेंबर्स को अपॉइंट किया, जिसको बोला गया लेजिस्लेटिव काउंसिलर्स। इसे हाईलाइट कीजिए, मैं हाईलाइट करने के लिए बोल रहा हूँ। लेजिस्लेटिव काउंसिलर्स किसको बोला गया, लेजिस्लेटिव
काउंसिलर्स बोला गया। To the council, in other words, it established a separate governor general legislative council which came to Indian Central Legislative Council. तो इसकी अब एक सेपरेट गवर्नर जनरल लेजिस्लेटिव काउंसिल आई, सेपरेट गवर्नर जनरल लेजिस्लेटिव काउंसिल आई को बोला गया गवर्नर जनरल लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब वो बन गई इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, INDI एंड इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। और इसे कहा गया एक मिनी पार्लियामेंट भी बोला जाता है। इसे हाईलाइट कीजिए प्लीज, मिनी पार्लियामेंट। मिनी पार्लियामेंट भी बोला जाता है, जो कि सिंपल एकदम ब्रिटिश पार्लियामेंट के जैसा ही था। वो भी प्रोसीजर एज द ब्रिटिश पार्लियामेंट, ब्रिटिश पार्लियामेंट के जैसा ही था। थोड़ा अगर मेरे से कुछ गलती हो रही हो तो प्लीज सॉरी, कि गलतियां तो नहीं, मतलब हैंडराइटिंग खराब हो रही हो तो सॉरी। Adopting the same procedure as the British Parliament, the legislature for the first time was treated as a special function of the government, requiring special machinery and special process. It introduced an open competition system of selecting of the requirement of civil servant. अब क्या हो गया, ओपन हो गया, अभी ओपन है। ओपन में क्या किया गया, पूरी तरीके से ओपन कंपटीशन होगा सिविल सर्वेंट के बीच में, जैसे कि अभी होता है कि ओपन कंपटीशन होता है, और जिसमें थ्रो ओपन सिविल सर्वेंट वॉज दस थ्रो ओपन द इंडियन ऑल्सो। मैक्यूले कमेटी ये बोल रहा था कि आप क्या कर सकते हो, इंडिया में ओपन कंपटीशन कर सकते हो, और इसे बोला जाता है द कमेटी ऑन द सिविल सर्विस, इंडियन सिविल सर्विस। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इंडियन पॉलिटी की बुक में लिखा है द कमेटी ऑन द इंडियन सिविल सर्विस वॉज अपॉइंटेड इन इंडियन सिविल सर्विस। The committee of Indian Civil Service of on Indian Service was appointed in 1854 में अपॉइंट हो गए। और उन्होंने क्या किया, एक्सटेंड कर दिया किसको, कंपनी रूल को। अब उन्होंने क्या कर दिया, एक्सटेंड कर दिया, कंपनी बढ़ा दिया, कुछ भी बोल सकते हो, एक्सटेंड कर दिया, बढ़ा दिया, एक्सटेंड कर दिया किसको, कंपनी रूल को। ट्रस्ट ऑफ द ब्रिटिश क्राउन, टेरिटरीज ऑन द ट्रस्ट ऑफ द, उनके ट्रस्ट ऑफ द ब्रिटिश क्राउन, ब्रिटिश का जो ताज बोल सकते, ब्रिटिश ताज भी बोले या तो ब्रिटिश क्राउन भी बोलो। Charter. This was a clear indication that company rule could not be terminated at any time. The Parliament linked. उसने क्या कहा गया, the clear indication that the company rule could not be terminated at any time. The British linked, कि कंपनी रूल नहीं कर सकती टर्मिनेट कभी भी, पार्लियामेंट लिंक्ड यहाँ पे लिखा गया। The company rule could be terminated at any time. The Parliament linked, could be at any time the Parliament linked. It introduced for the first time the local representation in India, Legislative Council of 6 new legislative members. It introduced for the first time, इसने क्या किया, पहली बार ये इंट्रोड्यूस कर दिया कि लोकल रिप्रेजेंटेशन इन इंडिया, सेंट्रल जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स ऑफ 6 लेजिस्लेटिव मेंबर्स, क्या किया, 6 जो लेजिस्लेटिव 6 लेजिस्लेटिव मेंबर्स ऑफ गवर्नर जनरल काउंसिल, जो कि कहाँ से अपॉइंट होंगे, मद्रास, बॉम्बे, बंगाल एंड आगरा, 4 जगह से 4 लोग अपॉइंट होंगे गवर्नर जनरल इन काउंसिल के लिए। लोकल प्रोविंसेस से मद्रास, बॉम्बे, बंगाल एंड आगरा।